हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स कोच में। आज हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर 4 क्लास 12th फिजिक्स मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा एक पिछला भी वीडियो था जो इसी चैप्टर से रिलेटेड था। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने की इच्छा है तो हमारे उस वीडियो को ज़रूर से देखें। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक पूरा कंप्लीटनेस मिलेगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, उसमें तो हम लोग कुल 30 क्वेश्चन बनाए थे और उस वीडियो में हमने बोला था कि हम लोग जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन का वो पीडीएफ था। उसके बाद उसमें हमने कुछ और भी क्वेश्चन जोड़े हुए थे, लेकिन इस जो वीडियो में है हम लोग 11वां से स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला है, लॉरेंट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। फोर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो देखिए दोस्तों, लॉरेंट फोर्स क्या होता है? जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, जाता है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जितना फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं लॉरेंट फोर्स। तो जो लॉरेंट फोर्स होता है वह सम होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होती है क्यू ई, क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई। क्यू क्या है? चार्ज है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा? क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है। तो जो लॉरेंट फोर्स होता है वो सम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों का। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड ही है तो उस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई के बराबर, यानी सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगेगा। अगर कोई ऐसा रीजन है जहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर क्या होगा? वहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही अप्लाई होगा, वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन जो लॉरेंट फोर्स होता है और अगर दोनों फील्ड वहाँ पर मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर जो लॉरेंट फोर्स होगा वो सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों का होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम अपने सारे वीडियो में आप सभी लोग को टिप्स देते रहते हैं कि फिजिक्स को समझना है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको फिजिक्स का डेप्थ पता चलता है। ये पता चलता है कि हमको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ देने हैं, और अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमको किस स्तर तक जा कर के पढ़ना है। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही पता चलता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वही सॉल्व कर सकता है जिसका कि फिजिक्स बहुत अच्छा क्लियर होगा, जिसको बेसिक क्लियर होगा। अब बेसिक क्लियर करने के लिए आपको बुक बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमको कहाँ से ओर छोर ही नहीं मिलता है, हमको पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ पढ़ें और कहाँ न पढ़ें, कितना पढ़ें। तो अच्छा होता है कि पहले आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लीजिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, उनका डेप्थ क्या होता है। अगर आप उनको देख लेंगे तो जब बुक पढ़ेंगे तो आपको उसका भी डेप्थ पता रहेगा कि कौन से पॉइंट हमको रिकॉर्ड करने हैं, कौन से पॉइंट्स हमको नोट करने हैं और कितना पढ़ना है। ऐसे ही मज़ेदार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, सारे चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सलूशन हमारे चैनल पर अवेलेबल है। यही नहीं, क्लास 11th का भी सारा मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस। कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? कोई आप अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज है, अगर कहीं पर मूव कर रहा है, मूविंग है यानी वेलोसिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर स्टैटिक है, वेलोसिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जरूर प्रोड्यूस करेगा। और अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा।
यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, रुक रुक के तेज़ धीमा चल रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी वेरिएबल होगा। मैग्नेटिक फील्ड दो तरह का होता है, एक वेरिएबल होता है, एक नॉन वेरिएबल होता है। नॉन यूनिफॉर्म होता है, एक यूनिफॉर्म होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें करंट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो जो फोर्स का फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू F/L इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाई R। यानी कि सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इसमें ऑप्शन ए से हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। सेकंड है इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन देम। थर्ड है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। फोर्थ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन देम। अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए, आप जो फोर्थ ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, इसके बारे में तो हम लोग बातें ही नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट हो जा रहा है। फोर्थ, साइक्लोट्रॉन इज़ यूज टू एक्सीलरेट। साइक्लोट्रॉन हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्या इसका ज़रूरत होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो जो साइक्लोट्रॉन होता है, इसमें ऑप्शन हम पढ़ देते हैं, फिर इसका आंसर डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन। बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, निगेटिव आयन, दूसरा न्यूट्रॉन्स, तीसरा है इलेक्ट्रॉन, फोर्थ है पॉजिटिव आयन। निगेटिव आयन यानी कि कोई आयन होगा जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना उस पर पॉजिटिव आयन होता है ना निगेटिव आयन होता है। इस पर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव आयन, इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है, इसलिए धनावेशित होता है। तो जो साइक्लोट्रॉन यूज़ करते हैं किसको एक्सीलरेट करने में, पॉजिटिव आयन को। किस तरह के पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन, इन सब को आयनों को हाई एनर्जी गेन कराने के लिए उसमें मूव कराया जाता है, ठीक है। और इसका यूजेस क्या है, इसका हम लोग आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फिशन में हम लोग करते हैं। फिशन और एक फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न मतलब आपस में चिपकाना, ठीक है, जिससे कि एनर्जी लाइब्रेट होता है। और एक फ्यूज़न होता है, जो न्यूक्लियस उसको हम लोग तोड़ते हैं, तो यहाँ पर तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका जो इन्वेंशन हुआ था 1934 में ही लॉरेंस और लिविंगस्टन नाम के दो साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है वो काफ़ी हाई ऑर्डर का होता है, 1.5 टेस्ला ऑर्डर का होता है। टेस्ला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नापने का यूनिट होता है। और किस में नापते हैं हम लोग इसको, MKS में। CGS में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नापने का यूनिट क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, गास होता है। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गास होता है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0.5 गास का होता है। और जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं घर में वो भी क्या होता है, 10 गास ऑर्डर का ही होता है, 0.5 मतलब जो अर्थ का होता है। और जो आप लोग सुनते होंगे कि CT स्कैन, MRI जो कराते हैं वहाँ पर भी 1.5 टेस्ला, 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला की मशीनें होती हैं, ठीक है। NMR जो हम लोग कराते हैं, MRI जिसको बोला जाता है, फिजिक्स में NMR बोलते हैं, तो वो उससे 10,000 गुना ज़्यादा हैवी होता है। इसी तरह जो सन पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू होता है 1,000 से लेकर के 3,000 टेस्ला ऑर्डर का होता है। तो सोचिए कितना होता होगा। 15 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, द डिफ्लेक्शन। फिजिक्स में देखिए बहुत सारा नॉलेज है, फिजिक्स पढ़ने का कोई और छोर नहीं है, इसमें बस मज़ा बहुत है। द डिफ्लेक्शन इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज़, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग, तीसरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉइल, फोर्थ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोरेशनल कांस्टेंट। तो जो डिफ्लेक्शन टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हिंदी में इसको बोलते हैं चल कुंडली धारामापी गैल्वेनोमीटर, उसका डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है।
गैल्वेनोमीटर क्या होता है, क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, न्यूमेरिकल है। ए मिली वोल्ट मीटर ऑफ 25 मिली वोल्ट रेंज इज टू बी कन्वर्टेड इनटू ए एमीटर ऑफ 25 एम्पियर रेंज, द वैल्यू इन ओम ऑफ नेसेसरी शंट विल बी। तो देखिए इसमें जो हम लोग शंटिंग प्रयोग करेंगे उसका ओम में रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। एक मिली वोल्ट मीटर को हम लोग एमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसका शंटिंग रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए क्या है 1.01, 2 है 0.001, तीसरा है 0.05, चौथा है 1। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा 0.001। 17 आ गया, ए चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, देन the charge particle moves through a magnetic field in a direction perpendicular to it, then acceleration remain unchanged, direction of particle remain unchanged, speed of particle remain unchanged, velocity remain unchanged। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन अनचेंज। वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, एनर्जी आपका चेंज नहीं होगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, स्पीड नहीं चेंज होगा। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। 18 इफ़ ए कॉपर रॉड कैरी ए करंट डायरेक्ट करंट, यानी किसी कॉपर रॉड में डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर दिया जा रहा है, लगा दिया गया है। द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट विल बी नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड द रॉड, ओनली आउटसाइड द रॉड, ओनली इनसाइड द रॉड, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द रॉड। तो क्या होगा, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द रॉड, दोनों में होगा प्रोड्यूस, उसके अंदर भी उसके बाहर भी रॉड के, कॉपर रॉड के। 19वां क्वेश्चन है, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए एमीटर बाय। देखिए दोस्तों, हमारा आवाज़ थोड़ा फटाफट आपको महसूस हो रहा होगा, कारण कि हम लगातार वीडियो बनाते रहते हैं आप सभी लोगों के लिए, आप लोग का हेल्प करने के लिए, तो थोड़ा आवाज़ में वाइब्रेशन आ जाता है, थक जाते हैं तब। और जो माइक्रोफोन होता है ये हमिंग को और नॉइज़ को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करता है, बल्कि एम्पलीफाई करके रिकॉर्ड कर लेता है। तो हमारी वॉइस के साथ साथ जो बैकग्राउंड में नॉइज़ है उसको भी ये रिकॉर्ड कर रहा होगा, इवन एम्पलीफाई करके। तो आपको शायद सुनने में थोड़ा सा वाइब्रेशनल लगेगा, तो इसको आप नेगलेक्ट कीजिएगा, आप फोकस कीजिए अपने क्वेश्चन पर। 19वां, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए एमीटर बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू इन पैरेलल, इंट्रोड्यूसिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल वैल्यू इन सीरीज, इंट्रोड्यूसिंग ए शंट रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल वैल्यू इन पैरेलल, इंट्रोड्यूसिंग ए शंट रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू इन सीरीज। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, एक हम लोग शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका वैल्यू बहुत कम होता है, और किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। क्या करते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस, कम वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं। तो किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर में, तो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं स्मॉल वैल्यू का एक शंट रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तीसरा वाला। चौथा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, ए चार्ज पार्टिकल इन मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विथ वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, इफ ए वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डबल एंड स्टेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाल्व्स, द रेडियस बिकम, क्या हो जाएगा, तो जो साइक्लोट्रॉन का रेडियस होता है आर की वैल्यू होती है mv/qv। ठीक है, तो अब इसमें बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल द वेलोसिटी दुगना कर दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आधा कर दे रहा है, तब क्या होगा, तो वेलोसिटी दुगना कर दे रहा है यानी कि mv/qv, b को आधा कर दे रहा है, तो 2 2 4 यानी 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें पहला है 16 टाइम, दूसरा है 2 टाइम, तीसरा है 4 टाइम, चौथा है 8 टाइम। तो इसमें ऑप्शन थर्ड सही होगा, 4 टाइम। फार्मूला हम आपको बोल दे रहे हैं, साइक्लोट्रॉन रेडियस का फार्मूला क्या होता है, R=mv/qv, यानी R जो है v के प्रोपोर्शनल होता है और मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें
वेलोसिटी को बोला जा रहा है कि डबल कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड को बोल दिया है कि हाफ कर दिया गया है। तो सीधा होगा 2v/2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम आपको इसका सोल्यूशन दे देंगे, लेकिन पहले आप स्वयं कीजिए। An electron is projected along the axis of circular conductor carrying the same current. Electron will be experience a force perpendicular to axis, a force along the axis, no force experience, a force at the angle of 4 degree with axis. Electron, अब क्वेश्चन फिर से हम लोग पढ़ते हैं। A electron is projected along the axis of circular conductor carrying the same, अगर किसी सर्कुलर कंडक्टर में उसके एक्सिस के अलॉन्ग में हम प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नो फोर्स एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर, दिखाई भी दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फोर्स? निम्न में कौन सा मैग्नेटिक फोर्स के लिए सही स्टेटमेंट है? इनसाइड लो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑलवेज ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्रॉम वेरी हाई करंट मैग्नेटिक फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसमें आपका तीसरा सही होगा, मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, यानी न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन को नहीं फॉलो करता है। ठीक है, तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपका बेसिक 9th से फिजिक्स का क्लियर है तो ये बहुत अच्छा से कर सकते हैं। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप सबसे पहले चैनल पर MCQ क्वेश्चन का वीडियो देखिए, हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इससे आपको डेप्थ पता चलेगा, आपका फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं आप ही लोग के लिए बना रहे हैं, अपने खुद के लिए नहीं। हमारे जो स्टूडेंट हैं वो पॉलिटेक्निक और ग्रेजुएशन और बीटेक लेवल के हैं, तो उनको तो हम पढ़ाते हैं, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं आप सभी लोगों को पढ़ाने में, जो CBSE ICSE बोर्ड के 12th लेवल के 12th के स्टूडेंट हैं, वो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, वो हमारे टारगेटेड ऑडियंस हैं। हम आप लोग को पढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो 12th में फिजिक्स है बहुत ही क्रीमी फिजिक्स है, बहुत ही अच्छी फिजिक्स है, पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो अगेन चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से एक क्वेश्चन हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए साइक्लोट्रॉन, व्हाट इफेक्ट ऑन द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल विल अकर व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड इज डबल। तो देखिए, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप सब कर लेंगे, अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार फार्मूला इसका देख लीजिए, कुछ चीज़ें हम आपके ऊपर भी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1/t इज इक्वल टू QV/2πm, और टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t इक्वल टू 2πm/QV साइक्लोट्रॉन में। ठीक है, टाइम पीरियड का और एक दूसरा फार्मूला का हो जाएगा 2πr/v। देखिए, हमको सब रटा हुआ है, हमको कुछ नहीं करना है, अब आपको ध्यान देना है, आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन का हमको तो सब सारी चीज़ें रटी हुई हैं, हमको कुछ नहीं करना है। अब आप इन सब चीज़ों को पढ़िए, जानिए। इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, QV/m हो जाएगा। तो ये सब फार्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसमें ऑप्शन 2 इट विल रिमेन अनचेंज वाला ऑप्शन सही होगा। 25 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। द कन्वर्सन ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर इज डन बाय, कोई मूविंग, पहले हमने क्या पूछा था क्वेश्चन में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में करते हैं तो क्या होता है, स्मॉल वैल्यू का सेंटर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हो गया है। यहाँ पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इंट्रोड्यूसिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल वैल्यू इन सीरीज, इंट्रोड्यूसिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू इन पैरेलल, इंट्रोड्यूसिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू इन सीरीज। तो
जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसको एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एक स्मॉल वैल्यू का सन रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, लार्ज वैल्यू का एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देंगे। बुक को पढ़िए, देखिए वहाँ पर होगा। नहीं पढ़ रहे हैं तो गूगल कीजिए, गूगल में सर्च करेंगे वहाँ पर बताएगा। आजकल गूगल का ऐड देता है ना, गूगल में कुछ भी सर्च करो, गूगली करो, तो गूगली कीजिए, देखिए आपको पता चल जाएगा। वैसे भी आप लोग स्मार्ट लोग हैं। 12th की फिजिक्स बहुत ही मस्त फिजिक्स है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंट्रोड्यूसिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू इन सीरीज। 26 question, which of the following is true? Parallel current repel and anti-parallel current attract. Both parallel and anti-parallel current repel. Parallel current attract and anti-parallel current repel. Both parallel and anti-parallel current attract. तो फार्मूला याद कीजिए, एफ अपॉन एल इजकल टू एप्सिलॉन म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2r I1 I2 डिवाइडेड बाई r, सॉरी म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई r। तो जो पैरेलल करंट होगा एक डायरेक्शन में वो अट्रैक्ट करेगा और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करेगा वो रिपेल करेगा। तो इसमें ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पैरेलल करंट अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल। अगर कोई कंडक्टर है, दो कंडक्टर आपस में पास में रखे हुए हैं, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो अट्रैक्ट करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो रिपेल करेगा। यही होता है। अगर करंट I1 I2 एक ही डायरेक्शन में होगा तो जो कंडक्टिंग वायर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर जो करंट उसमें फ्लो करा रहे हैं I1 I2 वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी रिपेल करेंगे। फार्मूला क्या होता है, एफ अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई r। यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। देखिए फोर्स हमेशा न्यूटन में ही मेजर किया जाता है और नीचे क्या है, डिवाइडेड बाई एल यानी यूनिट लेंथ, तो वहाँ पर मीटर आ जाएगा, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर का जो फार्मूला होता है उसको यूज करेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स में हमेशा फार्मूला जरूर याद रखा जाता है। एफ इजकल टू आई बी एल साइन थीटा होता है, IBL साइन थीटा होता है। ये आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अगर नहीं सुने हैं तो इसको सुन लीजिए। अब बुक उठाइए, देखिए वहाँ पर लिखा होगा। अब ये आपका असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्यों हम ये दे रहे हैं, ताकि आप अपने से पढ़ेंगे तो आप सेल्फ स्टडी करने की आपके अंदर भावना क्लियर होगी। अब देखिए 27वां क्वेश्चन आपके चैनल पर हमारे वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ए चार्ज Q इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड B। फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ए चार्ज Q कोई चार्ज है जिसकी वैल्यू है Q, मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, किसके पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर रहा है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, उस पर जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी 0। क्यों, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, Q कोई चार्ज पार्टिकल, जो Q चार्ज पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से किसी B मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगता है लॉरेंट फोर्स, उसकी वैल्यू होती है QV क्रॉस B। लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में पैरेलल में जा रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल जा रहा है, इसलिए V क्रॉस B की वैल्यू 0 हो जाएगी। B क्रॉस B की वैल्यू 0 हो जाने के कारण टोटल फोर्स भी 0 हो जाएगा। अगर यही वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है तब वहाँ पर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती QVB और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेलोसिटी किसी चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी होना चाहिए वो जो प्रवेश कर रहा है अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, उसके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं कर रहा है तो उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्योंकि फोर्स का फार्मूला आप लोग जान रहे होंगे, F इजकल टू QV क्रॉस B, यानी V और B के बीच में
एक क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट है तो जो उसका प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा वो एक वेक्टर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग 27 क्वेश्चन तक ही रखते हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें हम 27 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे चैप्टर 5 पर, उसमें करीब हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन क्या करें, नॉलेज जितना लंबा हो उतना ही अच्छा है। आप लोग जो मोबाइल पर बैठ कर के यूट्यूब में अदर वीडियो देखते हैं, इससे अच्छा है कि आप एजुकेशनल वीडियो देखें। हमारे चैनल पर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो हैं जो क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड है। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में, जेई के एग्जामिनेशन में, नीट के एग्जामिनेशन में, इवन आप जब असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम देने जाएंगे, यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाएंगे, एसएससी का एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप सिर्फ अपने तक सीमित न रखें बल्कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने हित नातेदारियों में सबको दे दें। हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग, बीटेक और डिग्री कॉलेज के बच्चे होते हैं। लेकिन जो फिज़िक्स हमने देखा उनको पढ़ाने में वो मज़ा नहीं है जो कि 12th के बच्चों को, 11th के बच्चों को पढ़ाने में है, क्योंकि इनको जो फिज़िक्स पढ़ाई जाती है वो मिसलेनियस फॉर्म में होता है, बहुत क्रीमी और बहुत बेसिक फिज़िक्स होता है, तो इसको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है और नॉलेज भी इससे बहुत अच्छा मिलता है। फिज़िक्स एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको जितना पढ़िए उतना ही नॉलेज गेन होता है और कभी मन नहीं भरता है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फिज़िक्स लवर हैं, फिज़िक्स आप पसंद करते हैं। और इंडिया में ट्रेंड है कि भाई, ट्रेंड चल चुका है कि लोग बीटेक करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, तो उनकी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए। बीटेक में अच्छा वही कर सकता है जिसकी फ़िज़िक्स अच्छी हो, जेई भी वही क्रैक कर सकता है, नीट भी जिसका फ़िज़िक्स बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग हमारे चैनल का लाभ उठाइए, यहाँ पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में हैं। यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरशिप के लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है और उन वीडियो को बहुत सारे लोग देखते भी हैं और हमको उन वीडियो में हमने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ था, हमको कांटेक्ट करते हैं। हमारी 2 बुक है, अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड फिजिक्स 2, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें डेप्थ में बहुत ही अच्छे से लिखी हुई हैं, बहुत इजी वे में। और हमारी जो बुक है उससे हमने ये पीडीएफ जनरेट किया हुआ है, वहाँ पर ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इवन एक चैप्टर में 50-60 हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाले हुए हैं। इतना तो आपके एससी वर्मा की बुक में भी नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में भी नहीं है, जितने कि हमारे बुक में है। तो आप वहाँ से अगर हमारी बुक को ले लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो आपको आपका जो बेसिक्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपने वीडियो को विराम देते हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं जो हमारे चैनल पर बने हुए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्त मित्रों को इसको आप शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, हमको एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक हमको फोर्स मिलता है और भी इंस्पायर करता है और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए आप सभी लोगों के लिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना चाहते हैं और सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ब्रांच के लिए भी हम बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप इन हमारे वीडियो को देखिए, इन लोगों को शेयर कीजिए, हम जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू दोस्तों।